जय जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मेरा पुराना चैनल भारतनामा बाय योगेश, ये इसको स्ट्राइक की वजह से इन लोगों ने बंद कर दिया है। पुराना चैनल बंद किया तो रुकने वाले तो हम हैं नहीं। हमने नया चैनल खोला भारत माता योगेश के नाम। अब उस पे जो अधूरी हम कहानी सुना रहे थे ना पेशवाई की, वो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बढ़ानी है। तो सिंदखेड़ की लड़ाई तो कल हमने देखी, अब आगे। मित्रों, मानवीय स्वभाव अगर हमने देखा होगा तो उसके अनुसार जितनी भी घटित घटनाएं हैं, उस घटनाओं का सकारात्मक या नकारात्मक दोनों परिणाम हमारे सामने दिखते हैं। अब मेरा मानना यह है कि घोर विरोधी विचार अगर आप रखते हो तो विरोधी से स्नेह और प्रेमपूर्ण संवाद आपका हो ही नहीं सकता। ये मेरा पर्सनल मानना है। आज की राजनीति की जो परिभाषा इन लोगों ने हमें सिखाने की ये हम लोग कोशिश करते हैं, ये मुझे बकवास लगता है। हम टीवी पे सुनते हैं ना कि संसद में तो हम विरोधी हैं लेकिन बाहर बड़े अच्छे मित्र हैं, इनके यहाँ तो भोजन करने के लिए भी मैं जाता हूँ। मुझे बकवास लगता है, सच मानो। मित्रों, मैं किसी मुस्लिम लीग या कांग्रेसी से संवाद भी नहीं करना चाहता। मन से कह रहा हूँ और सच बता रहा हूँ जो मेरे मन में है। सिंदखेड़ में एक दूसरे को काट रहे दोनों बस जनवरी 1758 में गले कैसे मिल सकते हैं मुझे नहीं पता। सिंदखेड़ में जो हुआ, मैंने बताया कि दत्ताजी विश्वासराव दोनों ने जो कमाल दिखाया है और जो उसके वर्णन है अद्भुत है। इन दोनों ने प्रमुखता से निजाम के जितनी भी फौज थी उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। इस लड़ाई में जीते मराठा मरे मराठा, दोनों तरफ से प्रमुख युद्धवीरों की अगर लिस्ट निकाली जाए तो मराठा ही थे। ना बूसी को कुछ हुआ, ना निजाम अली को कुछ हुआ, ना उसके प्यारे मोमिन भाई वसालत जंग को कुछ हुआ। लड़ाई हुई, संधि हुई, गले मिले। शहर में नाना का बूसी ने भव्य स्वागत किया। ये 1758 की बात मैं बता रहा हूँ, जनवरी की। अब निजाम अली भी ताम झाम के साथ नाना के सामने आ गया। लेकिन इसमें एक नई चीज हुई। नई चीज ये हुई कि नाना ने जब शाहनवाज से मिलने की इच्छा जताई तो हैदर जंग ने शाहनवाज को मिलने से रोक दिया। हैदर जंग पता है ना आपको? हैदर जंग ये फ्रेंच के ऑफिस में पद्दुचेरी में एक सामान्य दुभाषा, वो दुभाषा अब बूसी के साथ भाग्यनगर के दरबार में प्रमुख व्यक्ति बन चुका था। हैदर जंग ने शाहनवाज को नाना से मिलने के लिए रोक दिया, क्योंकि कारण बताया कि शाहनवाज के पास अब दीवानी बची नहीं है। हैदर जंग की महत्वाकांक्षा व्यक्तिशा
उसकी महत्वाकांक्षा भी अब बहुत बड़ी थी। जाहिर है पुडुचेरी के ड्यूप्ले के ऑफिस में कारकुन के तौर पे काम करने वाला एक सामान्य निजामशाही के दरबार में बूसी का वकील बन के अपनी मेहनत से इतना ऊपर आया था, तो उसकी भी महत्वाकांक्षा थी, उसको भी निजाम की दीवानी चाहिए थी। प्राप्त परिस्थिति में वो अपना खेल पूरी तरह से खेल रहा था। नपुंसक सलाबत तो बूसी का पिछलग्गू बन गया था। वसालत जंग और निजाम अली अब ज़्यादा ताकतवर दिखने लगे थे। सत्ता में वर्चस्व के लिए सभी जितने भी खिलाड़ी पर्दे के पीछे थे वो अपने अपनी चाल चल ही रहे थे। पूरा जो निजाम का दरबार है वो अंदर से दीमक लगता है ना, तो उसे भी महत्वाकांक्षा का दीमक लग गया था। हर एक दरबारी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी और कपट नीति वो उसके तहत चला रहा था। जिस शाहनवाज ने दौलताबाद किले पे आश्रय लिया था उसका किलेदार था। अब उस किलेदार को पैसा खिला के हैदर जंग ने शाहनवाज को 1758 में एक बार फिर कैद कर लिया। वो तो पहले तो बस 6 महीने पहले ही शरण आया था, फिर एक बार अंदर कर लिया, कैद कर लिया हैदर जंग ने। अब मुझे लगता है निजाम अली की निश्चित सम्मति इस कैद को होगी, क्योंकि निजाम अली ने फौज के लिए जो पैसे दिए थे ना, ये फौज में बांटने थे। अब वो भी हैदर जंग ने अपने पास रखे थे। अब जो पैसे बांटने थे वो फौज पठानी थी, और जैसे मैंने कल कहा इब्राहिम खान उसका सरदार था। इब्राहिम खान कल भी मैंने बताया, आज फिर दोहरा दूँ कि फ्रेंच के तोपखाने में ये नौकरी कर रहा था, बाद में निजाम के पास आ गया था। निजाम अली ने इतना बवाल, इतनी मारधाड़ करने के बाद निर्लज्जता से नाना के सामने फिर एक बार घुटने टेक के निजामी पाने के लिए नाना से मदद की गुहार लगाई। मदद के बदले निजाम अली ने कबूल किया कि अगर आप मदद करोगे तो दौलताबाद किला आपको बहाल कर दिया जाएगा। भाई बोलना तो है, निभाना थोड़ी है। बोलने में क्या जाता है, मोमिन बोल दिया कि भाई हाँ ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, देना तो कुछ है नहीं। और ये बार बार निजाम के लड़कों ने प्रूव कर दिया है। वसालत इन बातों से दूर रहा। अब निजाम अली को दौलताबाद में कैद के ख्वाब वसालत भी देखने लगा। हैदर जंग ने निजाम अली को हैदराबाद का सूबेदार बनने का सुझाव दिया। निजाम अली को पसंद आ गया, उसने तैयारी भी शुरू कर दी। और एक दिन निजाम अली के तंबू में हैदर जंग जब गया था तो अचानक निजाम अली के अफगान पठानों ने हैदर जंग को लपक लिया और तंबू में ही मार डाला। हैदर जंग का निजाम अली के तंबू में खून हो गया। अब ये जब फ्रेंचों को पता चला तो बाहर फ्रेंचों में बवाल हुआ। बूसी ने इस हत्या का जिम्मेदार शाहनवाज को ठहराया। बताइए, गजब है ना। मरा निजाम अली, हैदर जंग को मारा निजाम अली की पठानों ने। षड्यंत्रकारी बना दिया गया शाहनवाज को। फ्रेंच सेना वहां आग बबूला हो गई। उसने बिना सोचे समझे तुरंत शाहनवाज को पकड़ा और वहां उसकी हत्या कर दी। शाहनवाज और उसका बेटा दोनों की हत्या उन्हीं के जो तंबू था उस तंबू में कर दी गई। उस रात यानी 11 मई 1758 को निजाम अली के शिविर से, छत्रपति संभाजीनगर में जो शिविर लगाया था वहां से बुरहानपुर भाग गया। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम नाना इस
पूरे खेल के बाद पुणे लौटा। बूसी सलाबत को लेके भाग्यनगर लौटा। ये सब सिंदखेड़ की हार का परिणाम था मित्रों। मात्र 5-6 महीने में निजाम ने सबसे पुराना मुगल निष्ठावान जो शाहनवाज उसके साथ था, सैयद लश्कर तो पहले ही निकल चुका था, ये दूसरा आखिरी बचा था शाहनवाज, ये मुगल निष्ठावान को सलाबत ने खो दिया। फ्रेंचों ने क्या किया? फ्रेंचों के साथ भी वही हुआ। उनका इतने साल का दुभाषा, बूसी को साथ देने वाला हैदर जंग, वकील कहेंगे, दुभाषा कहेंगे, इसको भी फ्रेंचों ने खो दिया। इस पूरे प्रकरण का विस्तार नागपुर के भोसले बखर में थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, जो घटनाक्रम पे आधारित धारा प्रवाह लगता है। नवाब सलाबत ने निजाम अली को संभाजीनगर बुलाया। शाहनवाज निजाम अली के बातचीत के बाद निजाम अली ने हैदर जंग को बुलावा भेजा। निजाम अली अपने तंबू में विट्ठल सुंदर, मीर मूसा, अभी ये कौन है मुझे नहीं पता चला, विट्ठल सुंदर, मीर मूसा और रुकनोद्दौला, इन दोनों के साथ निजाम अली अपने तंबू में था। तंबू में गार्दियों ने, गार्दी यानी मराठी भाषा में अफगान पठान को गार्दी बुलाया करते थे। तंबू में गार्दियों ने हैदर जंग और उसका एक नौकर भी साथ था, इन दोनों को मार डाला। तंबू के बाहर पठान की सुरक्षा का घेरा था। विट्ठल सुंदर ने तंबू का वस्त्र फाड़ के निजाम अली को चुपके से बाहर निकाला और सुरक्षित रामचंद्र जाधव की तंबू में पहुंचाया। रामचंद्र जाधव के तंबू से उन्होंने निजाम अली को बुरहानपुर भेजने का बंदोबस्त किया। वहां हैदर जंग के मरने से मूसा बूसी नाराज था। मूसा बूसी यानी फ्रेंच वकील बूसी, उसको मूसा बूसी लिखा गया है हर बखर में। मूसा बूसी के सैनिकों ने शाहनवाज को काट दिया। पेशवा और निजाम अली की फौज से डरे मूसा बूसी ने सलाबत को साथ लेके गोवलकोंडा किले पे चढ़ाई करके वहां पे जीत हासिल करके वहां स्थलांतर कर दिया। सलाबत जंग बूसी के कैंप से गोवलकोंडा से भाग निकला। वो एक तेली समाज के घर में घुसा। ढूंढने पर भी ना मिलने से बूसी के फौजों के साथ बूसी पद्दुचेरी लौट गया। ये मैं 1758 की बात कर रहा हूँ। निजाम अली ने फिर बाद में भाग्यनगर हैदराबाद जाकर सत्ता संभाली। निजाम अली को घेरने के चक्कर में हैदर जंग का खून हुआ था। मई के बाद बूसी जून में भाग्यनगर के गोवलकोंडा पहुंचा। तभी 18 जून को बूसी को पुलचेरी यानी पद्दुचेरी, पुलचेरी के फ्रेंच ऑफिस से बुलावा आया। अब फ्रेंच और अंग्रेज का युद्ध भड़कने के आसार थे। इस वजह से बूसी पद्दुचेरी लौट गया। बूसी की दुविधा मित्रों ये थी कि अगर वो फ्रेंच ऑफिस पद्दुचेरी न जाता तो आदेश भंग का मामला हो जाता, कोर्ट मार्शल हो जाता, और अगर वो जाता तो यहाँ भाग्यनगर के पूरे सत्ता से वो नियंत्रण खो देता। उसका खतरा बूसी के मन में था, तो बूसी के मन में बड़ी दुविधा थी। लेकिन ये हमारा देश प्रेमी बूसी हैदराबाद गोवलकोंडा से निकल के अरकाट के मुख्य फ्रेंच सेना से मिला। वहां भी बूसी के अभिमान को ठेस ही पहुंची। कारण ये था कि जो नया फ्रेंच अधिकारी था लाली, उसके बारे में आगे बात करूंगा मैं, उसने बूसी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। गहन चर्चा जो होती थी सेना की योजना पे, तो उस गहन चर्चा में भी बूसी को दूर रखने लगा था लाली। कारण
कारण एक ही था, बूसी का धनाढ्य होना। बूसी बहुत अमीर हो गया था। इन निजाम शाह के पास आने के बाद बूसी ने बेतहाशा संपत्ति अर्जित की थी। और मैंने पहले ही बताया कि पेरिस में जो सामान्य एक सैनिक बन के भारत लौटा बूसी था, वो अब पेरिस में जो अमीर उमराव की पंक्तियां होती थी ना, उसमें जाके बैठने लगा था। ड्यूप्ले हो या बूसी हो, फ्रेंच समाज में दोनों बाद में अमीर बन गए और दोनों भारत से ही जाने के बाद में अमीर बन गए। तो भ्रष्टाचार का ठपका तो लगना ही था दोनों पे। 1760 में आखिरकार बंदावसी में फ्रेंच फौज का और अंग्रेजों का भीषण युद्ध हुआ। युद्ध का विस्तार से वर्णन अनेक जगह यूट्यूब पे आज उपलब्ध है। हम उसमें नहीं जाते, हम पेशवाई को पकड़ के रखते हैं। बूसी भी उस युद्ध में जी जान से लड़ा। तकरीबन कहते कि 7-8 महीना बूसी ने पुदुचेरी को बचाए रखा, लेकिन बाद में आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उस युद्ध में बूसी के घोड़े को गोली लगी और बूसी अंग्रेजों के हाथ लग गया, जिन्होंने उसको तुरंत कैद कर लिया। अब संधि के तहत बूसी को ना मारते हुए, कोर्ट मार्शल ना करते हुए उसे फ्रांस भेजा गया। बूसी फिर अगले 20 साल पेरिस में भारत से लूटे गए पैसों से ऐश करता रहा। और 1781 में जब फ्रेंच सेना फिर हिंदुस्तान नए तौर पे भेजी गई, तो उसकी कमांड बूसी को फिर से एक बार लौट दिया गया। तो बूसी नए सेना के साथ फिर भारत लौटा। आने के बाद 1781 के बाद बूसी कर्नाटक में ही रहा और वहीं मर गया। यह है बूसी पुराण। मित्रों, एक बात मैं ये तय है कि हमारी भारतीय मिट्टी में जो आता है ना और मिट्टी को स्पर्श करता है, भाई साहब, बार बार वो आते ही रहता है। इस मिट्टी से शायद उसका अजन्म मरते दम तक नाता जुड़ता है। धन्य है हमारी भारत माता। जय हो। वंदे मातरम।